हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल सी चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का। अगला टॉपिक है इसमें हमारा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का स्ट्रक्चर जानेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें, हम लोग 1944 में चलते हैं। 1944 में यूएसए में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि ब्रेटन वुड्स में हुई थी यूएसए में 1944 में। इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या निकल कर आया था? कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकल कर आया था कि एक इंटरनेशनल बैंक बनाया जाएगा फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आईबीआरडी बोला जाएगा। पॉपुलरली इसे हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया जाएगा आईएमएफ के नाम से। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में दो चीजें निकल कर आई थी, आईबीआरडी और आईएमएफ। आईबीआरडी को हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं और आईएमएफ इज अवर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस निकल कर आए थे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। और यूनाइटेड नेशंस की 15 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं। ये दोनों उन 15 एजेंसीज में से दो हैं। आईएमएफ को सेट किया गया था टू प्रमोट एंड मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी एट अ ग्लोबल लेवल। आईबीआरडी को सेटअप किया गया था फॉर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट वॉर एज इन जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद का। तो दो चीजें हमारी आई थी, आईएमएफ और आईबीआरडी। आईएमएफ का मेन मतलब जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? प्रमोट एंड मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी एट ग्लोबल लेवल। आईबीआरडी क्यों बनाया गया था? फॉर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। आईएमएफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आईएमएफ के बारे में जानेंगे। अगर आईएमएफ की हम लोग बात करें, आईएमएफ में 189 मेंबर्स हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर में से एक है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ मैंने आपको बता दी हैं कि आईएमएफ में 189 मेंबर्स हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ये आईएमएफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। टू फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज के लिए बैलेंस्ड ग्रोथ करनी है इंटरनेशनल ट्रेड की। जो बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। इसी चीज से आप रिलेट करिए कि हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए होंगे, जहां पे आईएमएफ ने हमें कुछ सेट ऑफ रिफॉर्म्स दिए थे। टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स एंड एडवाइस अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट रिवैल्यूएशन, ये भी आईएमएफ का काम है। टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ बीओपी क्राइसिस, जैसे इंडिया को 1991 में हेल्प किया था। क्लियर? मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड की बैलेंस ग्रोथ बना के रखना ताकि हमारी मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, एक ऑर्डरली एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स को मेंटेन करके रखना, ठीक है, और बीओपी क्राइसिस के टाइम पे मेंबर कंट्रीज को हेल्प कर पाना। अब इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक गवर्नर होंगे और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होंगे फॉर ईच मेंबर कंट्री। तो इंडिया की तरफ से भी आईएमएफ में दो लोग गए होंगे, एक आईएमएफ में इंडिया को एज गवर्नर रिप्रेजेंट करेंगे और एक ऑल्टरनेट गवर्नर रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया को आईएमएफ में कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। The governor is appointed by the member country and is usually the Ministry of Finance and or the head of the central bank। तो आपके पास अब तीन नाम आ गए हैं, मैडम सीतारमन, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हमारे आरबीआई के गवर्नर। इन्हीं में से कोई एक हमारा आईएमएफ के लिए गवर्नर है। While board of governors has delegated most of its power to IMF executive board, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उन्होंने क्या करा, अपनी ज्यादातर पावर्स तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को दे दी है। बट जो राइट टू अप्रूव कोटा इंक्रीजेस है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन है, या फिर एडमिटेंस ऑफ न्यू मेंबर्स है, या आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट एंड बायलॉज का अमेंडमेंट है, वो इनके खुद के पास है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास। ये सब क्या होता है ये हम लोग विद द प्रोग्रेस ऑफ द वीडियो हम लोग एंड तक समझ जाएंगे कि कोटा इंक्रीज क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं। द बोर्ड ऑल्सो इलेक्ट और अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स,
एंड इट इज एडवाइज बाय 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज। तो आईएमएफ के पास 2 मिनिस्ट्रियल कमेटी हैं जो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस करती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, आईएमएफसी। दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी। तो 2 कमेटीज जो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करती हैं, कौन कौन सी हैं? आईएमएफसी है और डेवलपमेंट कमेटी है। ठीक। आईएमएफ के फंक्शंस क्या क्या हैं? आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ मॉनिटर द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, lends to member in economic difficulty on external account and provide technical assistance। ठीक है। lending to countries with BOP difficulties, जो IMF ने हमारे साथ करा था। फॉर एग्जांपल, इंडिया को फॉरेक्स रिसोर्सेज चाहिए थे 1991 में, जो इंडिया की इंपोर्ट और डेट सर्विस की नीड्स थी, उसके लिए इंडिया की क्रेडिट रेटिंग थी वो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, आईएमएफ ने इंडिया को लोन दिया था। सर्विलेंस, सर्विलेंस में क्या करता है? इट इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स ऑफ एवरी मेंबर कंट्री एंड द प्रोविजन ऑफ पॉलिसी एडवाइस एम्ड स्पेशली एट क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन। तो आईएमएफ हर मेंबर कंट्री की पॉलिसीज को भी देखता रहता है, सर्विलेंस करता रहता है और उन्हें तरह तरह की एडवाइस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम देते रहते हैं। अप्रेजल ऑफ द एक्सचेंज रेट पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज, provides countries with technical assistance and training on its areas of expertise। IMF plays an important role in the fight against money laundering and terrorism। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये IMF के इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अच्छा, जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं आईएमएफ से? कोई भी कंट्री क्यों आईएमएफ का मेंबर बनना चाहता है? सबसे पहली चीज, बीओपी असिस्टेंस होता है, क्योंकि आईएमएफ एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे आरबीआई बैंकों के लिए, गवर्नमेंट के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, एज अ कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई इशू आ जाता है तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है? आईएमएफ। मेंबर हैव द अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस अदर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। इंडिया की अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं तो बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। मेंबर्स गेट टेक्निकल असिस्टेंस इन बैंकिंग, फिस्कल अफेयर्स एंड एक्सचेंज मैटर्स। जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें बैंकिंग, फिस्कल अफेयर्स और एक्सचेंज मैटर से रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगा। मेंबर्स हैव इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मेंबर नेशंस को। तो ये वो बेनिफिट्स हो गए जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज के पास है। अब एक चीज है आईएमएफ कोटा, हमने पीछे पढ़ा अगर कोटा बढ़ाना होता है तो आईएमएफ कोटा। अब आईएमएफ के अंदर क्या चीज है ना, जब भी कोई कंट्री ज्वाइन करती है ना, तो वो कंट्री कितनी बड़ी है उसके हिसाब से, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर उसके, ठीक है, उसके फिजिकल डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में वो कंट्री कितनी बड़ी है उसके हिसाब से उसका वोटिंग का एक तरह का कोटा मिल जाता है, उसे मेंबर कोटा कहते हैं। तो मेंबर कोटा बताता है सब्सक्रिप्शन, द अमाउंट द मेंबर इज ऑब्लाइग टू प्रोवाइड टू द आईएमएफ, है ना। तो जो सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा देना है, हर मेंबर कंट्रीज कुछ पैसा देती है, उसका कितना ज्यादा कोटा है उतना ज्यादा पैसा आईएमएफ को देना पड़ेगा। वोटिंग पावर, जितना ज्यादा कोटा उतनी ज्यादा आपकी वोटिंग पावर। द अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग अ मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द आईएमएफ व्हेन इट नीड्स। तो जब हमें आईएमएफ से लोन चाहिए होगा तो कितना लोन मिल पाएगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आईएमएफ कोटा। तो जो कोटाज होते हैं ना, इन कोटाज को डिनोमिनेट किया जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में या फिर एसडीआर्स में। तो कोटा आप नापोगे कैसे? ना कुछ की क्वांटिटी होगी ना, उसको किसी तरह से डिनोमिनेट करते होंगे, तो उस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कह रहे हैं कि इसकी टर्म्स में कोटा डिफाइंड होता है। ये आईएमएफ की यूनिट ऑफ अकाउंट है। क्लियर? आगे चलते हैं। IMF डिसाइड्स ऑन द कोटा ऑफ ईच कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ 4 यार्डस्टिक्स। तो 4 चीजें हैं जिसके ऊपर आईएमएफ डिसाइड करता है कि किस कंट्री का कोटा कितना है। पहला, मेंबर कंट्री का जीडीपी कितना है, उसकी इकोनॉमिक ओपननेस कितनी है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितनी है और इंटरनेशनल रिजर्व्स कितनी है। 4 चीजें हो गई हैं, कंट्री का जीडीपी, उसकी इकोनॉमिक ओपननेस, उसकी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी और इंटरनेशनल रिजर्व्स कितनी है। इन 4 चीजों पर आईएमएफ हर कंट्री का कोटा डिफाइन करता है। ठीक। आईएमएफ के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, क्योंकि ये पावर तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपने पास रखी हुई है, दे कंडक्ट जनरल कोटा रिव्यूज एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, बट 5 साल के अंदर अंदर करना है, नो मोर देन 5 years एज इन
5 साल से ज़्यादा नहीं लगाना है कभी भी 2 रिव्यूज़ के बीच में। Any changes in quota must be approved by 85% majority of the total voting power. 85% majority टोटल नेशंस की बात नहीं हो रही है, वोटिंग पावर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके वोट का भी कोटा है ना, जितना कोटा आपको है उतने ही यूनिट का आपका वोट हो गया। तो टोटल जितना भी कोटा हो गया सारे नेशंस का मिला के, उसका 85% मेजोरिटी होनी चाहिए। 85% मेजोरिटी होगी तभी किसी कंट्री के कोटा में कोई चेंज आएगा। एंड द मेंबर्स ओन कोटा कैन नॉट बी चेंज विदाउट इट्स कंसेंट। अब किसी कंट्री का कोटा कम या ज्यादा होना है तो उसके कंसेंट की नीड पड़ेगी। टू मेन इश्यूज एड्रेस इन जनरल कोटा रिव्यू आर, ना दो इश्यूज भी हैं जो जनरल कोटा रिव्यू के अंदर देखा जाता है। क्या? द साइज ऑफ एन ओवरऑल कोटा इंक्रीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंक्रीज अमंग द मेंबर्स। ठीक है, दो चीजों को देखा जाएगा, ओवरऑल कोटा इंक्रीज भी देखा जाएगा और जो इंक्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द मेंबर्स वो भी देखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं ना, ये एक आर्टिफिशियल करेंसी है जिसे हम एसडीआर बोल रहे हैं, है ना। हमने बताया था कि ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया। द एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो 5 इंटरनेशनल करेंसीज के बास्केट पे डिपेंड करेगी। तो 5 करेंसीज है, कौन कौन सी हैं? डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और चाइनीज युआन। डॉलर यूएस की करेंसी है, यूएस डॉलर की बात हो रही है। यूरो यूरोप की करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की। येन जापान की है। पाउंड ब्रिटेन की, सॉरी, इंग्लैंड की है। और चाइनीज युआन, युआन जो है इसे 2016 में इंक्लूड किया गया था इन द बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज फॉर एसडीआर। अभी जो 5 करेंसीज हैं, ठीक है, इनके अलग अलग वेट होते हैं। तो सबसे ज्यादा वेट यूएस डॉलर का, उसके बाद यूरो का, फिर चाइनीज युआन का, फिर जापानीज येन का और उसके बाद ब्रिटिश पाउंड का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेट किसका है? डॉलर का। और सबसे ज्यादा कम वेट किसका है इन पांचों में? ब्रिटिश पाउंड का। बास्केट का जो कंपोजिशन है इसे भी हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है टू एंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसीज इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। वर्ल्ड में जितना ज्यादा जिस करेंसी में ट्रेड होगा वो करेंसी एसडीआर के लिए उतनी ही ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी। बट अभी सब कुछ इन 5 करेंसी में चल रहा है, अभी कोई छठी करेंसी नहीं आई है इसमें। प्रॉपर्टीज क्या है एसडीआर की? एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर नेशनल करेंसीज। SDRs are not traded in the forex market like other national currencies but can be exchanged between countries. Private parties do not hold or use SDRs. SDR is neither a currency nor a claim on the IMF. It is a potential claim on the freely usable currencies of the IMF members. Holder of SDR can obtain these currencies in exchange for their SDRs. India's forex reserve include a small part of SDRs. ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई कि ये नेशनल कि एसडीआर के बदले आपको नेशनल करेंसीज मिल जाएंगी। एसडीआर वैसे बाकी फिजिकल करेंसीज की तरह या बाकी नेशनल इंटरनेशनल करेंसीज की तरह फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते हैं। बट दो कंट्रीज अपने एसडीआर को, कौन से दो कंट्रीज? जो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज हैं, अपने एसडीआर को चेक कर आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर बेसिकली एक्सचेंज कर सकते हैं। जो प्राइवेट पार्टीज होते हैं, आपके मेरे जैसे लोग, हम लोग एसडीआर होल्ड नहीं कर सकते। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है और आईएमएफ के ऊपर कोई क्लेम नहीं है कि हमारे एसडीआर के पैसे वापस करो। इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। होल्डर ऑफ एसडीआर जो होते हैं, है ना, वो आईएमएफ मेंबर की ही करेंसी इन एक्सचेंज फॉर एक्सडीआर ले सकते हैं। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें एसडीआर भी आता है। ये एसडीआर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आईएमएफ कैसे लैंड करता है? A core responsibility of the IMF is to provide loans to member countries experiencing BOP problems, है ना। core responsibilities में से एक थी। This financial assistance enable countries to rebuild their international reserves, stabilize their currencies, continue paying for debt services and imports, restore condition for strong economic growth while undertaking policies to correct the underlying problems. Unlike development banks, IMF does not lend for specific project। ठीक है, तो IMF के जो लोन्स हैं, पहली चीज है किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं कर रहा है। आईएमएफ काम जो आईएमएफ आपको लोन दे रहा है वो आपकी इंटरनेशनल रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए दे रहा है, अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए कर रहा है। आप डेट सर्विसिंग और इंपोर्ट्स के लिए पे कर पाओ इसलिए दे रहा है, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस दोबारा से रिस्टोर हो जाएं। जैसे इंडिया का बीओपी क्राइसिस हुआ था तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बर्बाद हो रही थी, तो उन कंडीशंस को रिस्टोर करने के लिए
IMF लोन देता है। ठीक है, IMF लोन विंडो, ओवर द ईयर IMF ने अलग अलग तरह के लोन इंस्ट्रूमेंट्स भी लॉन्च करे हैं, है ना। जैसे एक है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, लो इनकम कंट्रीज को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता है यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी के अंदर। एक्सोजीनियस शॉक फैसिलिटी, इसके अंदर क्या है, पॉलिसी सपोर्ट और कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है टू लो इनकम कंट्रीज फेसिंग ग्लोबल शॉक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कमोडिटी की प्राइस बिगड़ रहे हैं या फिर अभी ईरान वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हो रहे हैं। तीसरा, स्टैंड बाई अरेंजमेंट, जिसे एसबीए बोलते हैं। एसबीए में क्या होता है, नॉन कंसेशनल लोन्स दिए जाते हैं। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हमने कंसेशनल लोन्स दिए, मतलब सस्ते लोन दिए हैं। अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर हम लोग सस्ता लोन नहीं दे रहे हैं। सो नॉन कंसेशनल लोन्स आर प्रोवाइडेड मेनली थ्रू स्टैंड बाय अरेंजमेंट फॉर मेंबर हु आर इन बीओपी क्राइसिस। नॉन कंसेशनल लोन दिया जाएगा बट बीओपी क्राइसिस वाले मेंबर्स को। व्हेन मेंबर्स टेक्स एसबीए, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, दे में ऑप्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड फैसिलिटी, ईएफएफ, long term extended fund facility, after using the SBA. Okay, if the economy is still to recover, EF require basic changes in the economic policy orientation like opening up of the economy, or they will not opt out of such EEF। जैसे इंडिया के साथ हुआ था, इंडिया को EEF चाहिए होगा तो इंडिया ने इसलिए LPG रिफॉर्म्स लेकर आए, having used the SBA funds as well and not needing any further assistance। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, इसके अंदर क्या है, ये लॉन्ग टर्म फंड फैसिलिटी है टू एड्रेस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी दैट आर कॉजिंग क्रॉनिक बीओपी प्रेशर्स। IMF also provide emergency assistance to support recovery from natural disasters and conflicts, in some cases at concessional interest rate। तो अगर कोई इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आता है, ऐसे कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसके बाद कंट्री को खुद को रीबिल्ड करना है, तो वहां पर भी IMF लोन देता है। वो कभी कंसेशनल रेट्स पर भी हो सकता है, कभी नॉन कंसेशनल रेट्स पर भी हो सकता है, दिस थिंग डिपेंड। आईएमएफ को रिफॉर्म के लिए जो है ना, रिफॉर्मिंग द आईएमएफ। अब आईएमएफ के जो रोल है, इसे ओवर द ईयर हमने क्रिटिसाइज बहुत करा, और सिर्फ हमने नहीं, और भी काफी सारे नेशंस ने करा है। जैसे आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज इनवेरिएबल फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री एज अ कन्वेंशन। तो इंडिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स ने बोला है कि इट शुड नॉट बी ज्योग्राफिकली कन्फाइंड एंड इट शैल बी मेरिट बेस्ड। तो क्या बोला गया कि हर बार यूरोपियन कंट्री का नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। जस्ट बिकॉज द डायरेक्टर इज फ्रॉम यूएस, sorry, just because the director is from a European country does not grant him the right to be an IMF MD। The one size fits all policy under which it gives the same recipe for all ills of all members। इसके अंदर क्या, कंट्रीज ने ये बोला कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता कि आपने एक पॉलिसी बनाई और हर कंट्री को उसी हिसाब से आप ट्रीट कर रहे हो। हर कंट्री की अपनी अलग इकोनॉमी है, अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग उनके पास एवेन्यूज है इंपोर्ट्स के और एक्सपोर्ट्स के। आप एक पॉलिसी बना के सबको नहीं डाल सकते उसी कटघरे में, आपको मे बी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए आप टारगेट करोगे, सारी कंट्रीज को सिंगल पॉलिसी से नहीं कर सकते। कंडीशनलिटीज दैट गो विद द लोन्स दैट इट डिसबर्सेस डिमांड दैट स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर बी curtailed। India want that its economic power as it is emerging should be recognized and so be given greater voting rights। तो इंडिया को कोटा ज्यादा चाहिए। IMF failed to predict the global recession in 2008 में, बहुत इंपॉर्टेंट। IMF प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। अब इसके बाद में कुछ कुछ रिफॉर्म्स और ज्यादा आए हैं 2008-9 के ग्लोबल रिसेशन के बारे में। बाद में 8-9 का जो ग्लोबल रिसेशन है, इसे हम लोग सेपरेटली डिस्क्रिप्टिव आंसर से देखेंगे, क्योंकि ये आरबीआई ग्रेड बी में कई बार पूछा भी गया है, तो उसको एज अ आंसर हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इंडिया और आईएमएफ का क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा है इंडिया और आईएमएफ के बीच में। आईएमएफ ने टाइम टू टाइम इंडिया को लोन दिया है और बीओपी प्रेशर के टाइम पे हमें हेल्प किया था। आईएमएफ क्रेडिट दो ओकेजन्स पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो मेजर लोन दिए हैं आईएमएफ ने। सबसे पहले 1981-82 में इंडिया ने 3.9 बिलियन है ना, 3.9 बिलियन एसडीआर लिए थे, और 91-93 में इंडिया ने 2.2 बिलियन एसडीआर लिए थे। दो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुए थे एसबीए में, ठीक है। एंड 1991 इंडिया बोरोड एसडीआर 1.4 बिलियन अंडर कंटिजेंसी कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज। तो दो हम लोगों ने एसबीए लिए हैं 91, सबसे पहला 81-82 में 3.9 बिलियन एसडीआर का, फिर हमने 91-93 में 2.2 बिलियन का एसडीआर लिया है अंडर स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स।
उसके अलावा हमने CCFF में कंटिजेंसी कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी में भी हमने 1.4 बिलियन SDR लिए हैं। CCSF नाम से पता चल रहा है कि कंटिजेंसी है, ये है ना। इट इज अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू बेल आउट अ मेंबर फ्रॉम अ कंटिजेंसी, जैसे कि हमारा BOP क्राइसिस था जो बिल्कुल इमरजेंसी वाला था 1991 में। द रिलेशनशिप बिटवीन IMF एंड इंडिया है ना ओवर देयर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। इनफैक्ट इंडिया टर्न इनटू अ क्रेडिटर टू IMF एंड स्टॉप टेकिंग लोन्स फ्रॉम इट। इंडिया लैंड टू द IMF इन 2012 टू बेल आउट द यूरोजोन कंट्रीज। तो 2012 में यूरोजोन कंट्रीज को बेल आउट करने के लिए इंडिया ने IMF को लोन दिया था, मतलब IMF में फंड्स दिए थे इन द फॉर्म ऑफ SDR। इंडिया को IMF क्यों चाहिए, इंडिया में IMF की क्या नीड है? क्योंकि जो हमारी ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी है उसमें बाकी किसी भी इकोनॉमी की तरह रिस्क तो है ही है। IMF हमें चाहिए फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया इट नीड्स टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी फॉर इट्स ओन एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट। हमारा खुद का भी तो सेल्फ इंटरेस्ट है हमारी इकोनॉमी का, तो वो कब रहेगा जब हमारी जब ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहेगी। इट नीड SDR टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेक्स होल्डिंग फॉर ग्रेटर सेफ्टी। ये 4 मेजर रीजन्स है जिसके लिए इंडिया को IMF की नीड है। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक की हम लोग जब भी बात करते हैं प्राइमरली हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है। सो वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप टू फैसिलिटेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप आफ्टर इट्स डेवास्टेशन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में वेस्टर्न यूरोप हमारा बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ था, उसके लिए हमारा वर्ल्ड बैंक बनाया गया जो हमने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बनाया था। इस हिस्टोरिक टास्क के बाद क्या हुआ, बाकी जो कंट्रीज थी उन्हें डेवलप करने की बात हुई पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और सबका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के ट्रेडिशनली वो अमेरिकन ही रहे हैं, बट 189 कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक में सिमिलर टू IMF। ठीक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो 5 अलग एजेंसीज हैं। सबसे पहली IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो ब्रेटन वुड्स में आया था। फिर एक एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक है मीगा जिसे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बोला जाता है, एंड देन ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर गवर्नमेंट, ठीक है, विच सब्सक्राइब टू इट्स बेसिक शेयर कैपिटल विद वोट्स प्रोपोर्शनेट टू शेयर होल्डिंग। अब यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या फर्क है? IMF की जो शेयर होल्डिंग थी वो SDR कोटा पर डिपेंड करती थी, जिसके अंदर फर्दर 4 चीजें होती थी, जैसे कंट्री का GDP, कंट्री के ओपननेस, इस तरह से हमने 4 चीजें पढ़ी थी। वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या है, शेयर होल्डिंग पर प्रोपोर्शनेट है वोटिंग राइट्स। मेंबर गिव सर्टेन वोटिंग राइट्स दैट आर द सेम फॉर ऑल कंट्रीज। ठीक है, मेंबरशिप ने कुछ कंट्रीज को तो सेम वोटिंग राइट दिए हुए हैं, बट इसके अलावा एडिशनल वोट्स भी हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। IMF के केस में जो SDR थे सबके उस SDR के ऊपर डिपेंड कर रहा था कितना वोटिंग राइट है, बट वर्ल्ड बैंक में पहले तो सबको बराबर बराबर दे दिए। लेट्स से सारी कंट्रीज को 10-10 वैल्यू दे दी। उसके बाद अब कौन कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है वर्ल्ड बैंक को, उसके हिसाब से भी उनके वोटिंग राइट्स बढ़ जाएंगे। 10 मेंबर है वेटेड वोटिंग बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक तरह से वेटेड वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक एडिशनली रेजेस फाइनेंसेस फ्रॉम द ग्लोबल क्रेडिट मार्केट एज वेल। अ कंट्री हैज टू फर्स्ट ज्वाइन IMF बिफोर इट कैन बी अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो IMF को ज्वाइन करना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर पाएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं 1944 की कॉन्फ्रेंस की वजह से। वर्ल्ड बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट इस रिपोर्ट से रिलेटेड सजेशंस पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। IBRD एंड इट्स कंसेशनल लैंडिंग आर्म, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन्हें कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, एंड दे शेयर द सेम लीडरशिप एंड स्टाफ। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ IBRD एज वेल एज IDA। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में तो 5 इंस्टीट्यूशन है कलेक्टिवली। अब ये जो पांचों थे सारे एक साथ नहीं आए थे। वर्ल्ड बैंक इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक। दो चीजें हैं, पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। दूसरा, जो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ये पांचों एक साथ नहीं आए, ओवर द टाइम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आई। ठीक है,
वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसी एडवाइस टू हेल्प कंट्री रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। एंड एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ टू ऑल ऑफ देयर पीपल। द बैंक ओनली फाइनेंसेस सोवरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड प्रोजेक्ट बैक्ड बाय सोवरेन गवर्नमेंट। तो जो हमारी स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, डायरेक्ट उन्हें वर्ल्ड बैंक लोन देता है। वर्ल्ड बैंक एक्टिविटीज आर फोकस्ड इन द फील्ड सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट में इनकी एक्टिविटीज है, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन है, सर्व शिक्षा अभियान है, एटसेट्रा। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, इसमें इरिगेशन और रूरल सर्विसेज आती हैं। इंडिया में क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, इंडिया में चल रहा है प्रोजेक्ट नीरांचल। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, इंडिया में दीन दयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए देता है, जिसमें पॉल्यूशन रिडक्शन, एस्टेब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशंस, इस तरह की एक्टिविटीज आते हैं। हमारे पास नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है, जिसमें वर्ल्ड बैंक से लोन मिला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देता है, रोड्स, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। जैसे हमारे पास सागरमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला को लोन मिला हुआ है। इसके अलावा गवर्नेंस के लिए भी देता है, एंटी करप्शन के लिए और लीगल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं जो वर्ल्ड बैंक देता है, मल्टीपल टाइप ऑफ लोन देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वाटरशेड से रिलेटेड, वाटरशेड मैनेजमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है। द बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एट सॉफ्ट रेट्स टू मेंबर कंट्रीज एज वेल एज ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। द IBRD focuses on middle income and credit worthy poor countries while IDA focuses on the poorest country in the world। तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं और क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज हैं, उनको लोन मिलता है IBRD से, और IDA से जो सबसे ही ज्यादा गरीब कंट्रीज हैं उनको लोन मिलता है IDA से। IDA क्या है, हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में बनाया गया था टू हेल्प वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू अबाउट 80 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। तो 189 में से करीब करीब 80 कंट्रीज को लोन IDA के थ्रू मिलता है। IDA के जो पेमेंट स्ट्रक्चर है, ये करीब 25 से 40 साल तक के होते हैं, और उसमें 5 से 10 साल तक का ग्रेस पीरियड भी होता है। ठीक है। IDA ऑल्सो प्रोवाइड ग्रांट्स टू कंट्रीज एट रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस। तो जिन कंट्रीज में डेट डिस्ट्रेस का रिस्क हो रहा है, उनको भी ग्रांट मिलता है। Also provide significant level of debt relief through heavily indebted poor countries HIPC initiative and MDRI multilateral debt relief initiative। तो वर्ल्ड बैंक दो तरह के इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक ने लिए हैं जिसके थ्रू डेट रिलीफ मिलता है। एक है हैविली इंडेटेड पुअर कंट्रीज HIPC इनिशिएटिव, दूसरा MDRI हो गया हमारा मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव। नाउ जो IBRD है, IBRD का पैसा कहाँ से आता है, थ्रू वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट। IDA का जो पैसा आता है, जो रिचर मेंबर कंट्रीज हैं वो सरकारें पैसा देती हैं IDA को। ओके, एडिशनल फंड्स कम फ्रॉम IBRDs एंड IFCs इनकम एंड फ्रॉम बोरोअर्स रीपेमेंट ऑफ अर्लियर क्रेडिट। तो IBRD वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा रहा है, IFC जो रिचर मेंबर कंट्रीज हैं उनसे पैसा उठा रहा है। इसके अलावा जो लोन दे रखे हैं उन लोन्स के रीपेमेंट आ रहे हैं, वो भी इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है। ठीक है। फिर अगली आती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये IFC है। IFC क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करती है इन डेवलपिंग कंट्रीज एज अ वे टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव पीपल लाइफ। तो IFC प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखती है। IFC shares primary objective of all World Bank Group institutions to improve the quality of life of people in its developing member countries। इट इज द मोटो ऑफ द IFC कि जो इसकी मेंबर कंट्रीज में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। ये लार्जेस्ट मल्टीलेटरल सोर्स ऑफ लोन एंड इक्विटी फाइनेंसिंग है फॉर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज IFC से लोन ले सकती हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IFC। IFC finances investment with its own resources, mobilizing capital in the international financial market। India represent IFC single largest country exposure। IFC किन किन एरियाज में काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय वर्किंग ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रहा है, और डेवलपिंग PPP ट्रांजैक्शंस विद फोकस ऑन सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस की जब बात करते हैं, यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन है और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं। IFC ने क्या करा था, एक रूपी बॉन्ड फ्लोट करा था, मसाला बॉन्ड फ्लोट करा था ग्लोबल क्रेडिट मार्केट में
इंडियन कंपनीज के लिए साल 2014 में। रूपी बॉन्ड, मसाला बॉन्ड आईएफसी ने कब फ्लोट करा था? 2014 में। अगर मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनकर भी आ जाता है फेज 1 में या फेज 2 में, तो ऐसा नहीं है कि 2014 का करंट अफेयर पूछ लिया। आईएफसी का सवाल है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी मीगा। मीगा क्या करती है? इट प्रमोट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज बाय इंश्योरिंग इन्वेस्टर्स अगेंस्ट नॉन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, तो एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। ओके, इंडिया इन सारी बॉडीज का मेंबर है जो अभी तक हमने पढ़ी, जिसमें हमने आईएमएफ पढ़ा, हमने मीगा सॉरी हम लोगों ने मीगा पढ़ा, हम लोगों ने आईएफसी पढ़ा, हम लोगों ने आईबीआरडी पढ़ा और आईडीए पढ़ा। अगला आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आईसीएसआईडी का मेंबर इंडिया नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक की या वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से एक का इंडिया मेंबर नहीं है, बाकी चारों का है। आईसीएसआईडी क्या करता है? इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, बेसिक थ्योरी है कि ये क्या करता है, ये आप एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से रीड करके देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, अगर किसी भी स्लाइड का आपको कोई डाउट है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेलीग्राम में भेज सकते हैं। इंडिया के वर्ल्ड बैंक के साथ कैसे रिलेशन है? इंडिया वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि आईएमएफ का भी फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, एंड हैज बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम इट्स ऑपरेशन इन मल्टीपल वेज। जैसे हमें फंड्स मिलते हैं, एडवाइसेज मिलती है, क्रॉस कंट्री एक्सपीरियंस मिलता है। मोस्ट ऑफ द जीओआईज एंड द स्टेट गवर्नमेंट फ्लैगशिप्स हैव बीन फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। हमने पीछे देखा भी था, जो मोदी जी की काफ़ी सारी स्कीम्स है जो कि वर्ल्ड बैंक से डायरेक्टली फंडेड हो रही हैं। एडवांटेज ऑफ बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज लो कॉस्ट एंड स्टेबल फाइनेंसिंग। तो वर्ल्ड बैंक से हमें लो कॉस्ट और स्टेबल फाइनेंसिंग इसकी एडवांटेजेस है। फाइनेंसिंग थ्रू आईडीए, द बैंक्स कंसेशनल लैंडिंग आर्म इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर इंडिया। आईडीए से जो हमें लोन मिलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है हमारे इंडिया के लिए। ब्रेटन वुड्स 2.0 हुआ फिर। ओरिजिनल पर्पस जो ब्रेटन वुड का है ना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद रिकंस्ट्रक्शन था। अरेंजमेंट्स को कुछ रीडेफिनेशन की नीड थी। पोस्ट रिसेशन वर्ल्ड जो तो 2008 का, उसकी नीड थी। तो इसमें क्या हुआ? द ब्रॉड मैंडेट शुड बी द टू इंस्टीट्यूशन नीड टू बी डेमोक्रेटाइज मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट टू हेड द टू इंस्टीट्यूशंस। तो जो एक ट्रेंड चला रहा था ना कि एक तरफ आपका यूएस का हेड रहेगा, एक तरफ ब्रिटेन का हेड रहेगा या यूके का हेड रहेगा, वो खत्म हो गया। मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होना शुरू हुआ। IMF should have an expanded role and be the lender of the last resort। ये डिसाइड रहा कि IMF का रोल बढ़ जाएगा और एज इट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट रहेगा। SDR should be more central to global monetary system as we need to diversify from national currencies। वर्ल्ड बैंक शुड बी रीफोकस विद क्लियर गोल्स। तो वर्ल्ड बैंक का फोकस भी चेंज करने की जरूरत थी यहाँ पे। हेल्पिंग द पुअरेस्ट कंट्री अचीव द SDGs टू रिड्यूस पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज। ग्लोबल ट्रेड एजेंडा को रिओरिएंट मतलब ग्लोबल ट्रेड एजेंडा को रीओरिएंट किया गया। क्यों? क्योंकि अब हमें पुअरेस्ट कंट्रीज को हेल्प करना है और उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हमें देखनी है। हेल्प एनफोर्स कंप्लायंस विद रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी। कमेंट बॉक्स में बताइए कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चल रही है। मैंने आपको फैब के गवर्नमेंट स्कीम्स वाले वीडियो में बताया भी है। द न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शुड हेल्प रेस्क्यू द वर्ल्ड फ्रॉम ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक फॉर योर एग्जाम। इसके अलावा आपको इनके हेड याद करने कि इनका हेड कौन है और ये कौन कौन सी रिपोर्ट देते हैं। इनकी रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको हम लोग समराइज्ड वे में देखेंगे कि रिपोर्ट पे बेस्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।